बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 9 थ्योरी का ये लास्ट आपका टॉपिक है, डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल। डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल। तो सबसे पहले आपको ये बात बताता जाऊँ कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए पेज 206 एंड 207 आप फॉलो करेंगे। पेज नंबर 206 और 207 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज, एक्सप्लेनेशन के लिए आप इनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स-रे क्या है। एक्स-रे इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स-रे क्या है? एक्स-रे एक किस्म है, एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ, जिनका लैम्डा बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, और इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होती है। चूँकि आज हमारा टॉपिक डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे है बाय क्रिस्टल, तो इसके लिए चंद बातें जो कि आपको ज़हन नशीन करनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज हमने डाइफ्रैक्शन देखनी है एक्स-रे के ज़रिए, और हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा है कि एक्स-रे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, मीन्स के 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम इनकी डाइफ्रैक्शन देखना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसी स्लिट लेनी होगी जिसका साइज़ या तो 10⁻⁻10 हो या इससे कम हो। 10⁻⁻10 हो या उससे कम हो। तो ये एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा एक मसला था, मुश्किल तरीन ये बात थी कि हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी कम साइज़ की स्लिट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसे जनरेट कर सकते हैं कि इतनी कम साइज़ की स्लिट जिसका साइज़ 10⁻⁻10 मीटर हो। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व किया गया। दो साइंटिस्ट थे, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। इन 1914 के अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी थी कि ये पॉसिबल है। टू साइंटिस्ट थे, 1914 के अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी, उन्होंने ये बताया था कि ये इतना कम साइज़ की स्लिट हम पॉसिबल कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कि जहाँ से डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे को स्टडी किया जा सके। तो दो साइंटिस्ट थे, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग। उनकी प्रिडिक्शन क्या थी कि हमें मालूम है कि मेटल क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर होता है, मेटल क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अरेंज होता है, एटम उसके अंदर बड़े तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। और अगर ये गौर किया जाए उन एटम्स के दरमियान, मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम के दरमियान जो स्पेस होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। काम बन गया। और हमें क्या चाहिए, हमें भी इतनी कम साइज़ की स्लिट चाहिए थी। तो इसलिए हम फिर उन एटम्स को एज अ स्लिट यूज़ करते हैं, और उनमें से क्या होती हैं, एक्स-रे पास होती हैं, और पास होने के बाद क्या होती हैं, वो डाइफ्रैक्ट होती हैं। तो ये थी थोड़ी सी उसकी शॉर्ट हिस्ट्री। उसके बाद मूव करते हैं। मैंने ये दो बातें आपको पहले बता दी हैं, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग। 1914 के अंदर उसने ये प्रिडिक्शन दी थी कि ये पॉसिबल है, इतनी कम साइज़ की स्लिट हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आपकी इस यूनिवर्स के अंदर ये पॉसिबल है, डेली लाइफ के अंदर ये पॉसिबल है।
जी बच्चे, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लेटिस है। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने मेंशन की हैं, ये प्लेन 1 है, उसके बाद प्लेन 2 है, प्लेन 3 है और ये प्लेन 4 है, जिसके अंदर ये एटम्स बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी अरेंजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली प्लेन है और हमने उसको नाम दिया है बच्चों पी डैश का। उसके बाद दूसरी जो प्लेन है हमने उसको नाम दिया है पी वन डैश का। और उसके बाद जो तीसरी है उसको हमने नाम दिया है पी टू डैश का। और उसके बाद ये है आपकी फर्दर आपकी फोर्थ जो प्लेन है, हम उसको नाम दे सकते हैं P3 का। अब दोनों ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, इनके दरमियान फासला इक्वल है। इस प्लेन और इसके प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है, वो इक्वल है। तो हम फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसे d से डिनोट करते हैं, एंड d इज़ कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो अब ये वर्किंग कैसे होती है, हमारे पास 2 लाइट वेव्स हैं, ये देखें हमने इन्हें एज अ वेव, लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया हुआ है। हमारे पास एक लाइट वेव ये है और उसके बाद दूसरी ये है। जब ये आकर टकराती हैं तो हम इन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे, रे 1 और रे 2। अब होगा क्या, जब ये पहली रे यहाँ से मूव करती आती है तो ये फर्स्ट प्लेन के साथ टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिंपली इसने क्या करना है, सिंपली ये मूव करती हुई यहाँ पे आएगी, इस प्लेन पर टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका सिंपल इतना सा काम था। उसके बाद दूसरी जो रे है, रे 2, ये क्या करती है, ये रे मूव करती हुई, फर्दर मूव करती हुई आगे आती है और इस पॉइंट से वो इंटरनल, इस पॉइंट से अंदर, मीन कि वो प्लेन P1 तक जा पहुंचती है। पहली प्लेन क्या हुई थी, वो फर्स्ट प्लेन के साथ टकराई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। लेकिन जो दूसरी रे है वो प्लेन 1 के अंदर दाखिल हो जाती है और पॉइंट C जो कि लाई करता है प्लेन P1 और P1 डैश पर, वहाँ से टकरा कर, ये देखें इस पॉइंट C पर टकरा कर क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास लाइट वेव 1 है और लाइट वेव 2 है, ये है लाइट वेव 1 और ये है लाइट वेव 2। देखा जाए प्यारे बच्चों, इस लाइट वेव 1 और ये लाइट वेव 2 का यहाँ तक तो डिस्टेंस है इक्वल, यहाँ तक दोनों की लेंथ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट तक दोनों की लेंथ क्या इक्वल है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे 1 है और रिफ्लेक्टेड रे 2 है, यहाँ से इनकी लेंथ भी इक्वल है दोनों की। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं यहाँ से आगे और ये यहाँ से आगे, ये दोनों क्या रखती हैं, सेम लेंथ रखती हैं। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, फ़र्क आता है इस चीज़ का, और हम जिसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। और देखा जाए रे 1 ने यहाँ पर उसने स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, लेकिन रे 2 क्या करती है, वो इससे भी आगे मूव करती है, इस पॉइंट तक आती है और फिर इस पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, मीन कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या किया है, उसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या किया है, उसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है और इसी पाथ को हम फाइंड करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हम कंसीडर करते हैं जैसे ये रे 1 और रे 2 क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ये फर्दर मूव करती हैं तो ये क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। अब रे 2 ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया था, हम उस पाथ डिफरेंस को मालूम करेंगे और उससे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो वो क्या कहता है, ये बातें मैंने पहले लिख दी हैं। वेव 1 रिफ्लेक्ट फ्रॉम
पी डैश प्लेन जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर। वो कहते हैं जो पहली रे है जो कि पी डैश से रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे कोई रे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद रे 2 विल रिफ्लेक्ट एट पॉइंट सी, और दूसरी जो रे है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, पॉइंट सी पर, विच लाई एट प्लेन P1 डैश, और ये सी कहाँ पर लाई कर है, P1 और P1 डैश पर। कहता है रे 1 एंड रे 2 विल इंटरफेरेंस विद ईच अदर, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगा। ये जो आपको डॉट दिखाए जा रहे हैं बेसिकली बच्चों ये कैम्स हैं जो कि बड़ी तरतीब के साथ, देखें आप, बड़ी अरेंजमेंट के साथ क्या है यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अब होगा क्या, हमने फाइंड करना है ये पाथ डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, ये पाथ डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, एक फाइंड करेंगे दूसरी हम कंसीडर कर लेंगे, सिमिलरली हम कर लेंगे। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास, इसको मैंने बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट सी बिल्कुल वैसे का वैसे, ये पॉइंट आपका ओ और ये है पॉइंट आपका बी। यहाँ पर बना एंगल 90 डिग्री, तो 90 के साथ बेटे क्या होता है बेस, बेस के बिल्कुल सामने होता है हाइपो और बाकी बचता है परपेंडिकुलर। यही ट्राइंगल मैंने उसको बड़ा करके बनाया है यहाँ पर। ये पॉइंट सी बिल्कुल वैसे, ये देखिए ये पॉइंट सी, ये बिल्कुल पॉइंट सी, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। यहाँ पर बन रहा है एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के साथ होता है बेस, बेस के बिल्कुल सामने हाइपो, और हाइपो किसके बराबर है, डी के बराबर है। क्योंकि अभी हम देख चुके हैं, ये देखें जिसे आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, प्लेन 1 और प्लेन 2 के दरमियान किसके बराबर है, डी के बराबर है। बाकी बचा बी सी, बी सी हमने फाइंड करना है जिसे आप पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो यूज़ करते हैं हम साइन थीटा। हमें मालूम है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर चूँकि हमने फाइंड करना है, हाइपो डी के बराबर है, तो डी मूव कर जाएगा उधर, तो आपके पास रिलेशन आएगा बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये आप खुद ड्राइव भी कर सकते हैं, सिंपल बात है। साइन थीटा यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपो। परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है और हाइपो आपके पास डी है, तो डी को आप उधर मूव कर देंगे, वो बन जाएगा डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू बी सी। अब देखा जाए जिस तरह बिल्कुल इस ट्राइंगल का आंसर हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है, बी सी आया है, डी साइन थीटा, बिल्कुल ये वाला पाथ भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये वाला पाथ डिफरेंस भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, डी साइन थीटा। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मालूम है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है टू लाइट वेव्स के दरमियान, वो क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, अप टू 4, अप टू सो ऑन। मीन के पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए, 1 लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, 3 लैम्डा होना चाहिए। और उसके बाद जो एन है, एन वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटे इस इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम इसे कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन, और या हम इसे कहते हैं ब्रैग्स लॉ। उसके बाद लास्ट के अंदर इसके यूजेस हैं, तो कहता है कि सबसे पहला जो यूज़ है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ब्रैग इक्वेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन सिमिलर पैरेलल प्लेन। कि आपके पास ये जो फार्मूला है 2d साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, अगर आप d फाइंड करना चाहते हैं तो 2 साइन थीटा इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो d किसके बराबर आएगा, n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। मीन आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, d भी फाइंड कर सकते हैं, जिसे आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा यूज़ है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, कि आप इस डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे के ज़रिए क्या फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसके बाद डबल हिलेक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA by using relation lambda is equal to 2d sin theta over n। तो ये था बच्चों आज आपका लास्ट लेक्चर थ्योरी के लिहाज से चैप्टर नंबर 9 का। इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चन
और उसके बाद आपके होंगे 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।